हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं। तो दाब क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि रेगिस्तान के अंदर ऊँट, जो रेगिस्तान होता है उसमें ऊँट आसानी से चल लेता है ना। वो दस्ती नहीं ना उसके पैर, तो ऊँट रेगिस्तान में रेत पर आसानी से चल पाता है, जबकि व्यक्ति को चलने में अधिक कठिनाई होती है क्योंकि हमारे पैर क्या होते हैं, रेत के अंदर धंस जाते हैं। बांध की दीवारें ऊपर से कम चौड़ी परंतु नीचे से बहुत अधिक चौड़ी होती हैं। जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तूफान आने पर कमजोर छतों के पतरे या खपरेल उड़ जाते हैं। जल वितरण के लिए जल की टंकी अधिक ऊंचाई पर बनाई जाती है। इन सभी कारणों को जानने के लिए हम दाब का ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले दाब है क्या, ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, दाब की बल पर निर्भरता यानी जो प्रेशर है हमारा वो फोर्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पे 2 बुक्स है ना। यहाँ पर ये फर्स्ट बुक और ये सेकंड बुक, आपको यहाँ पे 2 बुक दिख रही हैं। अब इसके अंदर देखिए, वन हैंड में तो आपके पास क्या है, डबल बुक है, जबकि सेकंड हैंड में आपके पास 1 बुक है। जहाँ पर देखो ये दोनों डबल बुक है ना, तो यहाँ पर वज़न क्या होगा, आपको ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर देखो सिंगल बुक है, तब सिंगल बुक है और यहाँ डबल है। तो देखो, जैसे अगर मानो आपने अपना हाथ लेना खुद ही और एक हाथ पर आप डबल बुक रखना, तो थोड़ी देर रखना उसको, तो आपको कैसा लगेगा, वो भारी लगने लग जाएगी। अपने हाथ पर आपको प्रेशर अनुभव होने लग जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद ऊपर से एक बुक को हटा देंगे, तो अब हाथ पे क्या रहेगी, सिर्फ 1 बुक रह गई ना। तो आप कैसा अनुभव करोगे, आप हल्का अनुभव करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आराम मिलेगा ना, क्योंकि अभी 2 बुक थी, अब 1 बुक हो गई। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि अगर भार अधिक है तो दाब भी अधिक लगेगा। लेकिन देखो, यहाँ पे भार कम है ना, तो यहाँ पे हमको दाब भी कम अनुभव होगा। यानी कि क्या होता है, बल जितना अधिक लगता है दाब उतना अधिक लगता है। यहाँ पर बल कम लग रहा है तो दाब भी कम लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर जहाँ पर भी कहीं आप बल लगाओगे अधिक, तो वहाँ पर आपको अपने आप ही प्रेशर का अनुभव हो जाएगा। जहाँ पर फोर्स कम रहेगा, 1 बुक है तो उसमें भारी नहीं है इतना, तो वो बल ही नहीं लगा पा रही इतना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको हाथ हल्का लगेगा और दाब भी आपको कम लगेगा उसके अंदर। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर है सेकंड, एक और हम बात करते हैं। जैसे आपको बुक का तो अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कील की, तो आपने देखा होगा कि कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के ब्लॉक की तरफ हथौड़े से धीरे धीरे जब हम चोट करते हैं, तो धीरे धीरे चोट करने पर क्या होगा, कील लकड़ी के बॉक्स में नहीं धंसती। उसी हथौड़े से जब हम कील की लकड़ी मतलब कील पर जोर से चोट करते हैं, जैसे आपने हथौड़े से कील पर जोर से मारा, तब क्या होगा, कील ब्लॉक के अंदर क्यों धंस जाती है। आपने कभी सोचा है कि कील जैसे हमने उस पर बहुत तेज मारा तो वो क्या हो गई, अंदर धंस क्यों जाती है। तो वो इसलिए धंस जाती है क्योंकि देखिए, चोट से आप चोट मारोगे तो अधिक बल लगता है, जिसके कारण वह अधिक दाब लगता है। और जब अधिक दाब लगेगा तो क्या होगा, कील अंदर घुस जाएगी। यानी कि सिंपली बात है, आपने अपने घर में भी आपके पास कीलें होंगी, कभी करना आप दीवार में छेद, है ना, कील को उस पर ठोक के देखना, तो धीरे धीरे मारोगे तो अंदर जाएगी नहीं कील, और जैसे आप जोर से मारोगे फटाक से अंदर चली जाएगी। तो क्यों अंदर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रेशर जैसे आप लगाओगे उस पर ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा लगने से क्या हो जाएगा, कील है उसकी आगे का क्या हो जाएगा, आगे बिल्कुल नुकीली है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा बल लगाने पर दाब भी ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगने से कील अंदर ब्लॉक में क्या हो जाएगी, घुस जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखिए, जैसे ये येलो कलर के बॉक्स में आप देखो, अब इसके अंदर आपको क्या लिख रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया दाब आरोपित बल पर निर्भर करता है। तो आपको क्या समझ में आया कि देखो, इस पर किया गया दाब आरोपित बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी आप जितना बल लगाओगे दाब भी आपको उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो समझ में आया, यानी कि दाब इस या हम बोलेंगे दाब जिसे हम बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। यानी जितना दाब अधिक करोगे तो बल भी अधिक लगेगा, है ना। देखो, दाब पर निर्भर कर रहा है ना, दैट मीन्स ऐसे समझो आप कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा बल हम अधिक लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर भी अधिक लगेगा। अगर हम अपना बल कम लगा रहे हैं तो हमारा दाब भी क्या हो जाएगा,
कम लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू F, यानी P F के क्या है, समानुपाती है, जिसे हम बोलेंगे प्रेशर बोले या दाब बोलो, किसके समानुपाती है, फोर्स के, बल के समानुपाती होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं दाब की क्षेत्रफल पर निर्भरता। बल पर निर्भरता आपको समझ में आ गई। अब देखिए दाब की क्षेत्रफल पर निर्भरता, इस पर क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा। देखिए अब इसके अंदर आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे 2 बलून दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 2 बलून दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो हम अगर इनको फोड़ना चाहें, है ना, जैसे फर्स्ट बलून है, अब हमने कील का क्या लिया, कील देखो ऐसी होती है ना, अब एक तरफ नुकीला सिरा होता है, जैसे ये नुकीला सिरा है, और एक तरफ क्या होती है, बिल्कुल शार्प होती है। तो हमने क्या किया, एक बार तो कील को हमने ऐसे लिया कि इसका नुकीले सिरे को बलून पर लगाया, और जैसे आप लगाओगे तो ये क्या होगा, फूटेगा नहीं। फिर हमने क्या कर दिया, कील को टर्न कर दिया, अब हमने इसका बिल्कुल नुकीला सिरा इसके ऊपर लगाया और मोटा वाला सिरा पीछे रहने दिया। तो देखो बा वाले में हमने क्या करा, नुकीला सिरा लगाया, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इस पर लगाएंगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, अब आपको सोच में आना चाहिए कि मैम फूट क्यों किया, कि जब हमने कील को उल्टी तरफ से लगाया तो फूट ही नहीं रहा है, जबकि अगर हम नुकीले सिरे को लगा रहे हैं तो फूट रहा है। अब देखो इसका कारण यही है कि देखो यहाँ पे ये जो कील है ना, इसको उल्टी तरफ से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, जबकि अगर नोक होती है अपनी, क्या है, कील की नोक है, उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो ज़्यादा क्षेत्रफल है तो दाब कम लगता है, जबकि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगता है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी भी जैसे आप बोलें कि अगर किसी भी वस्तु है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वहाँ पर दाब कम लगता है, जबकि जहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो वहाँ दाब ज़्यादा लगेगा, और जहाँ दाब ज़्यादा लगेगा तो ये बलून जैसे फूट जाएगा फट से, है ना, गुब्बारा ऐसे फूटता है ना। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो आ और बा। अब इसमें एक तो आपको क्या दिख रही है, एक ईंट है जिसको हमने क्या कर रखा है, वर्टिकल कर रखा है ना, देखो ये वर्टिकल है, और एक हमारी क्या है, हॉरिजेंटल है। तो जब हम किसी स्पंज पर अपनी किसी ईंट को वर्टिकल रखते हैं, ऐसे लिटा के रख दिया, तो ये दाब कम लगाते, क्यों, क्योंकि ईंट का क्षेत्रफल ज़्यादा, देखो ईंट का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर कम लगाएंगे, तो स्पंज क्या होगी, कम ड्रॉ होगी अंदर, है ना, अंदर कम जाएगी, कम धसेगी। लेकिन जब हमने ईंट को खड़ा कर दिया तो देखो अब इसमें स्पंज ज़्यादा अंदर चली गई ना, क्योंकि वो ईंट क्या होगी, इसमें धस गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईंट का क्षेत्रफल नीचे से कम है, देखो यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल कम है तो वो क्या हो जाएगी, स्पंज के अंदर धस जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया कि देखो क्षेत्रफल ज़्यादा है अगर तो प्रेशर कम है, और क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि क्षेत्रफल पर आपकी दाब की क्षेत्रफल पर निर्भरता, कि क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम, क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक हो लगेगा आपके। अब देखिए अगर हम बात करें, यदि बल का मान समान रहे तथा क्षेत्रफल घटाया जाए तब दाब बढ़ जाता है। इसी कारण पिन की नुकीली कील से गुब्बारा फट जाता है तथा ईंट को सीधा रखने से स्पंज अधिक दबता है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब क्षेत्रफल कम होता है तब दाब अधिक लगता है, यानी कि क्षेत्रफल कम है तो दाब अपना अधिक होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल एवं संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दोनों से समझ में आया ना, यानी बल पर भी निर्भर कर रहा था और क्षेत्रफल पर भी निर्भर। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ये वाला, कि दाब इजिकल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स इजिकल प्रेशर इजिकल टू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। अब इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि देखिए यहाँ पर आपको अगर हम बात करें कि देखो प्रेशर की अगर हम बात कर रहे थे, है ना, तो देखो प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हमारा दाब भी बढ़ेगा, है ना। मैंने ऐसा बोल दिया, देखो मतलब प्रेशर ही है, प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स भी बढ़ रहा है, मैंने दोनों एक जैसा बोल दिया, है ना। और प्रेशर कम हो रहा है तो अपना फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा,
क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल टू है ना, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम कम बल लगाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इसी के उल्टा कि अगर हम बोलते हैं P इज़ रेसिप्रोकल टू एरिया, यानी कि जैसे अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम लगेगा, अगर आपका एरिया कम है तो प्रेशर आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब देखिए दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक अपना होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये वाला याद रखना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, दाब का अगर कोई मात्रक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, पास्कल, है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए वायु दाब, वायु दाब क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखो एक पात्र में जल लेकर उसे उबालने तक गर्म कीजिए। मतलब एक पात्र ले लिया हमने, उसमें जल लेके उसे उबाल रहे हैं। प्लास्टिक की एक बोतल लेकर उसमें यह पानी डालिए, कुछ देर बाद उसके पानी निकाल दीजिए। अब उस पर कस कर ढक्कन लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब उस पर ठंडा पानी डालिए। आप क्या देखते हैं, बोतल क्यों चिपक जाती है, बोतलें चिपक जाती है ना, क्यों चिपकेगी, गर्म पानी को खाली कर देने पर बोतल की वाष्प भर जाती है। जैसे गर्म पानी को खाली कर दें तो बोतल में क्या बन जाएगी, वाष्प भर जाएगी। जब इस पर ठंडा पानी डालेंगे इसके तो क्या हो जाएगा, वाष्प ठंडी होकर जल में बदल जाती है, जिससे बोतल के अंदर गैस की मात्रा कम होने लगती है, फलस्वरूप दाब बन जाता है ना। और बाहर की वायु के दाब के कारण बोतल चिपक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। बाहर की ओर से वायु हमारी क्या डाल रही है, दाब डाल रही है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि प्रत्येक, देखिए ये वाली चीज़ याद रखिएगा, वायु प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगे जाने वाले बल को क्या कहते हैं, हम वायु दाब कहते हैं। यानी क्या करती है, वायु सभी और समान रूप से क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वायु दाब। तो आपको ये याद होना चाहिए। हमारे चारों ओर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी अपने चारों ओर क्या है, वायुमंडलीय है ना। तो वायुमंडल जब दाब लगाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, वायुमंडलीय दाब बोल देंगे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है अपना, ये अपना होता है 101325। दैट मीन्स हम बोलेंगे 1,01,325 पास्कल। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, इतना होता है। और कहाँ पर, समुद्र तल पर। अब हम बात करते हैं कि देखो अगर हम वायु की बात करें तो हवा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब के क्षेत्रफल की ओर बहती है। हम कह सकते हैं कि वायु दाब के अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो घरों की छतों के ऊपर वायु दाब कम हो जाता है, जबकि कमरे के अंदर का वायु दाब अधिक हो जाता है। और इसी कारण से कमज़ोर छतों के पतरे या खरपेल उड़ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव दाब एवं उसके प्रभाव। जिस तरह हमने वायु का प्रभाव पढ़ लिया। देखो आंधी तूफान भी जैसे अब आती है आंधी, तो जहाँ पर वायु दाब कम होता है और जहाँ वायु दाब अधिक होता है, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जब हवाएं चलती है तो वहाँ पर क्या जाती है, आंधी आ जाती है। तो ये भी याद रखना आप, है ना। अब हम पढ़ेंगे द्रव दाब और उसके प्रभाव की। जिस तरह से वायु दाब डाल रही है उस तरह से अपना द्रव भी तो दाब डालता है। तो वो कैसे डालता है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये देखो बलून, वायु की तरह द्रव भी दाब डालता है। कैसे डालता है, अब आप यहाँ पे देखो, ये नल है, इसके नीचे अपन ने क्या लगा दिया, बलून। अब इसमें पानी चलाओगे आप धीरे धीरे तो ये क्या करेगा, फूलने लग जाएगा ना। कि देखो पहले थोड़ा सा पानी आएगा इसके अंदर तो ये थोड़ा सा फूलेगा, है ना।
फिर इसमें और ज़्यादा भर देंगे अपन तो ये ज़्यादा फूल जाएगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? पानी भर के देखना, अभी होली आ रही है ना, उसमें डाल के देखना आप। तो गुब्बारे बलून के क्या करोगे, कम पानी डालोगे थोड़ा सा फूल जाएगा, जैसे पानी और भर दोगे ज़्यादा फूल जाएगा। तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो द्रव है वो दाब डाल रहा है इस बलून की बाउंड्री पर, और बलून क्या होता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि पानी की मात्रा के साथ गुब्बारे सभी तरफ से ये फूल जाता है, यानी कि जो द्रव भी है वो समान रूप से इस पर क्या डालता है, दाब डालता है। अब इसी तरीके से एक और नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि देखिए, कांच की नली के एक सिरे पर गुब्बारे की रबर शीट को बांध दीजिए, नल को अंशतः जल में भरिए, इससे गुब्बारे पर दाब लगता है तथा कुछ फूल जाता है, और अब नल में जल की ऊंचाई बढ़ने पर हम देखते हैं कि गुब्बारा अधिक फूल जाता है। हम कह सकते हैं कि द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। अब इसे समझिए, देखो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने देखो यहाँ पर दो नलियाँ लिए और नीचे हमने क्या लगा दिया, बलून। वही बात जो नल के संग थी ना, कि यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, देखो इतना इतना पानी भरा हमने इसमें, तो बलून हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा फूला। लेकिन जैसे हमने इस पानी का स्तर ऊंचा कर दिया कि पानी अब कितना सारा भर दिया, इतना, तो बलून भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब इसकी देखो पहले वाटर की जो ऊंचाई थी, है ना, हाइट, वो कम थी, तो हमारा पानी इस पर प्रेशर भी कम लग रहा था, तो क्या हो रहा, बलून कम फूल रहा था। लेकिन जैसे हमने इसकी हाइट बढ़ा दी, है ना, पानी को हमने ज़्यादा ऊंचाई तक भर दिया, तो इस ऊंचाई के कारण क्या होगा, इस बलून पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा और बलून ज़्यादा फूल जाएगा। तो इस तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता है, और इस कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा फूल जाएगा। अब देखो एक और बात करते हैं, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लें। अब क्या करते हैं, इसके अंदर देखो आपको वाटर दिख रहा है, अब इस बॉटल के अंदर हमने पानी भर दिया। अब ये जो छेद हैं सब जगह हमने क्या कर दी, इक्वल इक्वल कर दिए। तो अगर आप दो छेद को ऐसे बी और सी को बंद कर दो और ए को देखोगे ना, तो उतना ही पानी गिरेगा। एक गिलास में अपन ने नाप लिया कि हाँ इतना पानी गिरा। अब ए और सी को बंद कर दो। अब जब ए और सी को बंद करोगे तो क्या करोगे, बी से जितना पानी निकला, अब जैसे अपन ने गिलास में इसको भी मेज़र कर लिया कि इसने इतना पानी गिराया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ए और बी को बंद करके सी का पानी निकल रहा है, इसको भी हमने क्या कर देंगे, इसको भी हम गिलास के अंदर मेज़र कर लेंगे इसमें कितना पानी गिरा। तो जब हम तीनों को मेज़र करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि तीनों गिलास में इक्वल पानी आया। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि एक ही क्षैतिज पर स्थित सभी बिंदुओं पर जल का दाब बराबर होता है। और इसी तरीके से इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे देखो हम बोलेंगे कि अगर आप क्या करोगे, एक बोतल लोगे, है ना, जैसे मैंने मानो ये एक बोतल ली, इस बोतल के अंदर वही छेद कर दिए 1 2 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर कर दिए, और इक्वल इक्वल क्या है, लेंथ भी इसकी इक्वल है। अब अगर हमने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी, है ना, तीनों में से निकलेगा। और इसके नीचे फिर अब हमने क्या लगा दिया, ग्लास लगा दिए, तीनों के नीचे ग्लास लगा दोगे तो तीनों में क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल पानी फिल होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है ना। अब हमने छेद कर दिए तो यहाँ से जितना भी पानी निकलेगा वो क्या निकलेगा, इक्वल इक्वल प्रेशर से निकलेगा, और हमारे नीचे गिलास में इक्वल इक्वल पानी आ जाएगा। तो इससे भी आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि एक ही क्षैतिज पर अगर सभी बिंदु हैं तो जल का दाब सब पर बराबर लग रहा है। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट कि जिस तरह से अभी हम ऊपर की लेंथ की बात कर रहे थे ना, हाइट की, उसी तरह से गहराई की बात करेंगे कि गहराई के बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, देखिए गहराई के बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। यानी जितनी गहराई में जाओगे द्रव का दाब उतना ही अधिक होता जाएगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब हमने क्या लिया, वापस से बॉटल ले ली, लेकिन अब हमने क्या किया है, बॉटल पर छेद किए ए बी सी। तो देखो ए छेद को अपन ने ऊपर किया, फिर बी को उससे नीचे और सी को सबसे नीचे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि देखो ए जो है अपना, ए क्या कर रहा है कि देखो ए से पानी कम कम गिर रहा है ना, बी से पानी और ज़्यादा गिर रहा है और सी से पानी और तेज़ी से गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए तो ऊंचाई पर है, ए और देखो यहाँ की लेवल है, वाटर लेवल है, इसके बीच का डिफरेंस कम है, जबकि बी देखो यहाँ पर है, वाटर लेवल कितना हो जाएगा, ये और ज़्यादा गहराई में चल गया ना बी, ए कम गहराई पर है, बी ज़्यादा गहराई में हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा
और सी सबसे ज़्यादा गहराई पर है, सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाएगा। तब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सी की तरफ से क्या आएगा, पानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से आएगा ना। यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इससे कम बी पर लगेगा और ए पर सबसे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि सी की गहराई सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम है और ए की सबसे कम है। तो जहाँ पर गहराई ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर गहराई कम है वहाँ प्रेशर कम है, और जहाँ पर गहराई सबसे कम है वहाँ पर प्रेशर सबसे कम होगा। तो अब देखिए, यानी आपको क्या समझ में आया कि जितनी गहराई होगी तो गहराई के साथ ही हमारे द्रव का दाब भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उत्प्लावन बल क्या होता है। देखो, ये उत्प्लावन बल के बारे में अगर अपन बात करें, ये क्या होता है अपना, कि इसको देखो, एक तो ये है कि हमने एक क्या कर रहे हैं, एक पत्थर ले लिया हमने। अभी जो दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, है ना, इन बच्चों को देखिए। अब इसने क्या करा, एक पत्थर रखा, एक पानी के अंदर डाला, और ये दूसरा भी अब डालेगा, तो जल के भार में कमी आएगी। अब ये जल के भार में कमी कैसे आएगी, इसे देखो कि अब आप क्या करोगे कि जैसे देखो, यहाँ पर देखते हैं पहले वापस से, है ना। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, एक पत्थर ले लिया, उसे हाथ से पकड़कर पानी में डुबोइए। अब उसे पानी से धीरे धीरे बाहर निकालिए। अब क्या अनुभव करो, पहले हमने डुबो दिया, है ना, तो ये पत्थर आपको, इसका वेट ही नहीं लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे ऊपर लाओगे तो ये आपको भारी लगने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जैसी वस्तु जल के भीतर होती है उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। इसी प्रकार जब आप पानी में तैरते हैं तो उस पर भी आपको शरीर हल्का प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल के अंदर जो भार होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे अपन इसको रीड आउट करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक पत्थर लीजिए, उसे हाथ से पकड़कर पानी में डुबोइए। अब इसे पानी से धीरे धीरे बाहर निकालिए। आप क्या अनुभव करते हैं? आप पाएंगे कि हाथों में पकड़ा पत्थर जब तक जल के अंदर रहता है तब तक उसका भार कम प्रतीत होता है, परंतु जल से बाहर निकलते ही उसके भार अधिक प्रतीत होता है। इससे यह पता लगता है कि जब वस्तु जल के भीतर होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इसी प्रकार जब आप पानी में तैरते हैं तो आपको आपका शरीर हल्का प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जाती है हमारे क्या होता है, भार में कमी आ जाती है। देखो, जल में भार की कमी, यानी जैसे आप कुछ चीज़ देखोगे ना, आप खुद भी देखना, कभी स्विमिंग करने जाओगे अगर, तो वहाँ पर जैसे आप पानी में जाओगे आपको आपका वज़न ही नहीं लगेगा। आप पानी के अंदर जितना भी भारी इंसान भी हो ना, उसको भी आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, उसे खींच सकते हो, जबकि रियल में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो भारी लगता है। लेकिन पानी के अंदर भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए, तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तरल पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, उत्प्लावनता कहलाता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, उत्प्लावन बल क्या होता है। जल के भार में कमी क्या होती है, अपनी उत्प्लावनता होती है। इसे एक और एग्जांपल से समझो। क्या होता है कि देखो, यहाँ पर द्रव में भार में कमी, जैसे मानो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, द्रव में भार में कमी। अब देखो, एक पत्थर लगा हुआ है ना, यहाँ पर वेट ज़्यादा है, और जैसे आप इसको पानी में डुबो दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट कम हो जाएगा आपका, है ना, हल्का हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चल गया ना, हल्का हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब हमने क्या करा कि भार में ये जो कमी आ रही है ना, कि इसके अंदर भार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो भार में ये कमी क्यों हो रही है? देखिए, अब जैसे हमने पत्थर को बाहर था, जैसे अंदर रखा ना, तो पानी बाहर निकलेगा, निकला कि नहीं निकला? अब जितना पानी बाहर निकल गया है ये, है ना, तो देखो इतना पानी बाहर निकल गया ना, जितना पानी का भार है, जितना पानी बाहर निकला है उतना ही ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो देखिए, हम क्या बोलेंगे कि भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते नहीं। जितना पानी निकल गया उसका जितना भार है उतना ही भार उस कम हो जाएगा अपना इस पत्थर का, इसलिए हमको वो हल्का लगने लग जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर कि उत्प्लावन बल क्या होता है अपना, उत्प्लावन बल अपना होता है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, यानी वस्तु ने जितना द्रव हटाया है उसका जो भार है वही हमारा क्या होता है, उत्प्लावन बल। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, उत्प्लावनता कि उत्प्लावन बल आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो इसी तरीके से देखो, उत्प्लावन बल एक ये भी है। एक और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। उसमें अपन क्या करते हैं कि देखो, उसके अंदर
आप समझिए कि हम क्या करेंगे, एक टब लेंगे, है ना, जैसे ये टब बना लिया मैंने। अब इसके अंदर पानी भरा है। अब आप क्या करोगे, आप अपने घर पे भी करके देखना, है ना। अब इस पानी में या बाल्टी के अंदर जैसे यहाँ पे पानी भरा होता है, अब आप क्या लोगे, एक मग्गा लेना और उसको उल्टा करके इस पर डालना, है ना। मग्गा होता है ना, नहाने वाला मग्गा, उसको उल्टा करके इस पर डालना। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी सी है ना। अब देखो, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर एक मग्गा डाला उल्टा ऐसे, है ना। यहाँ पानी है और इस पर आप जैसे ये मग्गा डालोगे ऊपर, तो आपको क्या लगेगा, जैसे आप ऊपर यहाँ पर प्रेशर डालोगे इस मग्गे के ऊपर, इसको इस पानी के इस मग्गे को किसके अंदर डालने के लिए, इसके अंदर डालने के लिए, है ना। जैसे देखो ये है ना मग्गा, ये पूरा। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस पानी के अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर ये जो पानी है ना, इसके अंदर जैसे डालेंगे अपन, तो आपने यहाँ से बहुत प्रेशर लगा दिया, इस मग्गे पे बहुत प्रेशर लगा दिया, लेकिन इतना लगने के बाद भी क्या होता है, नीचे नहीं जाता, ऊपर की ओर आता है। कि मग्गा क्या होता है, बार बार ऊपर की ओर आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपने ये पानी लिया, ये रहा पानी, है ना, क्लीन दिखेगा आपको, इसलिए मैं वापस बना देती हूँ। ये रहा मग्गा अपना, और जैसे आप इसमें डुबो रहे हो इसको, इसके अंदर, है ना, तो आपने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, तो इसके ऊपर की ओर नीचे से भी एक बल काम करता है ना। जैसे हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो नीचे से भी एक प्रेशर लगता है जो इसको नीचे डूबने नहीं देता। तो ये जो बल है जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है, इस बल को भी अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। यानी पानी का नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर धकेलना, तो नीचे से ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो वो भी याद कर सकते हो। और साथ में ये भी कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार हमारा क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है। तो इस तरीके से आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। बल के बारे में भी पढ़ा और हमने उत्प्लावन बल के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का ये चैप्टर था जिससे मैंने कोशिश करी है आपको इजी भाषा में समझाने की, साथ के साथ आपको डायग्राम भी बताए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपके कोई अगर कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।